पता है क्या, पहले मैंने सोचा था कि ऐसे टॉपिक से शुरू करते हैं जो अब नए हैं। यूपीएससी अब उन्हें रिपीटेडली पूछने की कोशिश कर रही है। ये टॉपिक लेस डिस्कस्ड है और थोड़े से एडवांस लेवल है ना। सीरीज ज्यादा पूछ रही है, मतलब आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो सीडीएस के, सीएपीएफ के, तो एक सीडीएस का क्रश बन जाता है। पहले लेख से उनकी शुरुआत हुई थी, है ना। बहुत रीसेंट पेपर देखो, बहुत पुराने की बात नहीं कर रही हूँ, लेवल काफी चेंज हो चुका है। पहले वो लेक्स के क्वेश्चन पूछ रही थी, एक पेपर में 2 क्वेश्चन, एक पेपर में 2 क्वेश्चन। फिर वो क्लाउड पे शिफ्ट हो गई। क्लाउड के क्वेश्चन आप एक ही मतलब टॉपिक के 2-2 क्वेश्चंस देखोगे और बहुत ज्यादा अलग क्वेश्चंस भी नहीं होते हो। अब वो पॉलिटी के केसेस पे शिफ्ट हो गई हैं, इसलिए मैंने पॉलिटी की केसेस वाली वीडियो बनाई, लैंडमार्क जजमेंट वाली और रीसेंट केसेस वाली। ठीक है, ये मैंने क्यों बनाई, इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है मेरा। आपका एग्जाम क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, मुझसे क्लियर होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मुझसे इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प इन दिस प्रोसेस, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, सोने पे सुहागा टाइप्स। बट ठीक है, तो इसलिए मैंने इजी टॉपिक से शुरुआत नहीं करी, क्योंकि वो तो आप कहीं से भी पढ़ ले रहे हो। जिन टॉपिक्स की कोई बात नहीं कर रहा और अब वो यूपीएससी का पैटर्न बन के बैठा है, आई स्टार्टेड विद दैट। बट देन यार, आप कहाँ सुधरने वाले हो। यू आर कंटिन्यूसली रिक्वेस्टिंग फॉर दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स जो शॉर्ट आने वाले हैं, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, ऐसे भी टॉपिक साथ साथ में कर लेते हैं जहाँ पे आप हैंड पिक्ड मार्क्स है। भाई ये वीडियो देख लो, यहाँ से टॉपिक आने वाला है, यहाँ ये वीडियो देख लो, यहाँ से टॉपिक आने वाला है। तो ये तो पक्का है, देखो डिफेंस के क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिफेंस का पूरा स्टैटिक ए से जेड, चाहे टैंक्स हो जाए, चाहे रैंक स्ट्रक्चर हो जाए, कमांड्स हो जाए, ऑपरेशंस हो जाए, मोटो हो जाए, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, सारे के सारे डिफेंस रिलेटेड स्टैटिक चीजें हम आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। ये आप पूरा वीडियो देख लोगे ना, उसके बाद क्या होने वाला है, आपकी नॉलेज शार्प हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई डिफेंस में इतनी इतनी चीजें थी। फिर हम करने वाले हैं लाइव अबाउट डिफेंस करंट अफेयर्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप करंट अफेयर्स में ज़्यादा फंसो ना, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह हम इसमें कर लेंगे। फिर डिफेंस करंट अफेयर्स में हम ये करेंगे कि इस बार की मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहाँ हुई थी, हमारा कौन सा शिप ऑपरेशनल था, कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट यूज हुआ था, यू रिमेंबर। ये सारे क्वेश्चंस आपके एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ में पूछे जाते हैं। सो दिस इज द प्लान। शुरू करें? तो हाँ जी भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पहला क्वेश्चन आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब मेरे दिमाग में ना क्या चल रहा है पता है, कि ये हमारे एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में हमने क्या सुना था, क्या पढ़ा था, कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही आपके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये सारी चीज़ें आती थी, है ना, जो लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% होते हैं एट मैक्स, है ना। पता नहीं यार, आप सही कहते हो, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी है। हर जगह मुझे पॉलिटी क्यों दिख जाता है, शायद पॉलिटी की मैं फेवरेट हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब हमारी आज के बाद से आपका डिफेंस का कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं एक ऐसा होता है यार, कभी कभी हम इतना एडवांस लेवल पढ़ जाते हैं कि बेसिक मिस कर जाते हैं। तो सुनना, एक होता है हमारा मिलिट्री, दूसरा होता है हमारा पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। मिलिट्री मेनली, मैं सारा नहीं कह रही हूँ, ऑल नहीं कह रही हूँ, मेनली हमारा लेड बाय होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। जनरली ओके, यहाँ पे एक्सेप्शन है इसलिए बता रही हूँ। पैरामिलिट्री क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको लीड करता है, सारे के सारे नहीं, मोस्टली। तो यहाँ पे अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें, हाँ बिल्कुल ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। इंडियन कोस्ट गार्ड, देखो ये डायरेक्ट मिलिट्री ना होते हुए भी एमओडी का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। जबकि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये नहीं आता भाई,
ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आ जाएगा, जबकि इंडियन नेवी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। 1 to 4 यहाँ पे हमारे सही है, ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे अच्छे से हम डिस्टिंग्विश देख लेंगे। एक है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जैसे हमने डिस्कस करा इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आता है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आएगा, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हमारे ये पैरामिलिट्री फोर्सेस आएंगी, जो है असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और सशस्त्र सीमा बल। ये सब आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं। इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफकैट में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका लाइन ऑफ ड्यूटी क्या है, ऑपरेशनल एरिया क्या है उनका, वो इस्टेब्लिश कब हुई है, उनका मोटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटो घुमा घुमा के हर पैरामिलिट्री फोर्स का एफकैट में पूछा जाता है। ठीक है, और एनी अदर पॉइंट विच वी नीड टू रिमेंबर। असम राइफल्स की बात करें तो ये सबसे ओल्डेस्ट फोर्स है हमारी, है ना, ओल्डेस्ट। इंडो म्यांमार बॉर्डर पे ये ऑपरेशनल होते हैं। इनका मोटो है फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल। अंडरस्टूड है वो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में ऑपरेट करती हैं, तो दे आर फ्रेंड्स ऑफ हिली पीपल। ओल्डेस्ट है जैसे हमने देखा, और एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन दोनों में ही ऑपरेशनल होती है। सीआरपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ 1939 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सर्विस एंड लॉयल्टी ये इनका मोटो है। लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है और ये इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म में हेल्प करती है। ओके, बात करें बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 1965 में इसको बनाया गया। ये कौन से बॉर्डर पे गार्ड करती है? रेड क्लिफ बॉर्डर पे। रेड क्लिफ मतलब, रेड क्लिफ दो जगह है, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों बॉर्डर्स को ये गार्ड करती है विद द मोटो ड्यूटी अनटू डेथ। ठीक है, ओके। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इसको अपना एसएसबी इंटरव्यू से कंफ्यूज मत हो जाना। 1963 में इसका गठन हुआ। सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड के मोटो से ये आगे चलता है। कौन सी बॉर्डर को ये गार्ड कर रहा है? बेसिकली नेपाल और भूटान वाली। ठीक है, नेपाल और भूटान को एसएसबी गार्ड करेगी। ठीक। आईटीबीपी, आईटीबीपी शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, इस मोटो से ये चलती है। चाइना वाले बॉर्डर को बेसिकली ये गार्ड करती है। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए ये जो आईटीबीपी के कमांडोज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। ठीक है, ओके। सीआईएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल से हमें ये पता चल रहा है कि ये बेसिकली है ना एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं, ये एयरपोर्ट हो गया, आपने मेट्रो में देखा होगा, एयरपोर्ट्स में देखा होगा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, पीएसयूज, ये उनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका मोटो है। एनएसजी की बात करें, एनएसजी कमांडोज का नाम आपने बहुत सुना होगा। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, 1986 में इसको स्टार्ट किया गया। ब्लैक कैट्स बोला जाता है इनको, एनएसजी को ब्लैक कैट्स बोला जाता है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस इन्होंने करे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन जब हुआ था उनमें ये ऑपरेशनल थे। मुंबई ताज होटल अटैक्स में भी ये ऑपरेशनल थे, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो यहीं पे पूछ लिया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो क्या है बता दो। इनका मोटो है, ऐसा मत बोलना अभी तक नहीं पढ़ा भाई, इसीलिए क्वेश्चन ऐड करा है कि थोड़ा सा दिमाग चले। ओके, इनका मोटो है वी प्रोटेक्ट वयम रक्षामः। यहाँ पे आप इनका लोगो भी देख सकते हो, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं मेन मिलिट्री पे। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें, इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? जनवरी 15 को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं जनवरी 15 को? ये सारे रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये लेक्चर है ना सिर्फ आपके रिटन एग्जाम्स के लिए नहीं है, याद रखना ये सारी चीज आपको एसएसबी में भी साथ लेके जानी है। राइट, ठीक है। देखो जब हम इंडिपेंडेंट हुए ना, तब जनरल सर FRR बुचर ने
इंडियन आर्मी की कमान दी थी जनरल के एम करियप्पा को, जनरल के एम करियप्पा। इसलिए जनरल के एम करियप्पा हमारे इंडिया के फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ हैं। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ कौन हो जाएगा? के एम करियप्पा, ठीक है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, बाद में इनको फील्ड मार्शल की ऑनररी रैंक से भी नवाजा गया था, लेकिन ये फर्स्ट फील्ड मार्शल नहीं है। फर्स्ट फील्ड मार्शल कौन है? चलो इसको तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप उनका नाम नीचे लिख दो कमेंट्स में, वो वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल। यहाँ पे जो फ्रेशर्स होते हैं ना, खासकर वो गलती कर जाते हैं, रिपीटर्स को तो ये रट गया होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फ्रेशर्स ये याद रखना, फर्स्ट कमांडर इन चीफ तो हमारे करियप्पा साहब है, लेकिन फर्स्ट फील्ड मार्शल कोई और है जिसका नाम आप लिखने वाले हो, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था ये एक्चुअली 15 जनवरी को हुआ था, तो इसी के उपलक्ष्य में हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है। इनका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। इनका फ्लैग का डिस्क्रिप्शन रिटन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एसएसबी में ज़रूर पूछा जाता है कि ये देखो हमारे क्रेसेंट रेड कलर का फ्लैग है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मिल जाएगा इंडियन नेशनल फ्लैग, और राइट हैंड साइड आपको एक क्रॉस वर्ड विद नेशनल एम्बलम मिल जाएगी। इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है, ठीक है। तो एसएसबी के टाइम पे जब भी आपका एसएसबी आए ना, अच्छा कितने लोग हैं जिनका ओटीए का एसएसबी अवेटिंग है? ये सीरीज 1 2024 की ओटीए की डेट्स अभी पेंडिंग है, ज़रा अपना मेंशन करना ना नाम यहाँ पे। चलो ठीक है, इंडियन नेवी की बात करें, December 4 को ये अपना डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? इस दिन को ये विक्ट्री डे की तरह मनाते हैं, जब इन्होंने कराची हार्बर पे सक्सेसफुल विक्ट्री हासिल की थी। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की बात चल रही है, ठीक है, इंडो पाकिस्तान वाला। इनका संस्कृत में श्लोक बहुत छोटा है, श नो वरुणा, बट वहीं पे इंग्लिश का मोटो थोड़ा सा लंबा है, मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। ध्यान रखना, इंडियन नेवी का फ्लैग बदला है, ठीक है, वाइट कलर फ्लैग विद इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे आपको ऑक्टागन जरूर मिल जाएगा, ऑक्टागन विच रिप्रेजेंट्स छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे इंडियन नेवी के फादर ऑफ फादर भी कहलाते हैं, फादर साहब हैं हमारे, फादर ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है, डन हो जाएगा। चलो बढ़िया। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें, October 8 को हम मनाते हैं। बहुत सिंपल सा रीज़न है, इसका कोई इंडिपेंडेंट इंडिया वाला रीज़न नहीं है। इनका रीज़न है कि इसी दिन रॉयल एयरफोर्स का भी गठन हुआ था 1932 में, ठीक है। रॉयल एयरफोर्स जो ब्रिटिश एयरफोर्स हुआ करती थी, जो इंडिया में ऑपरेशनल थी। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में हम इसको इंडियन एयरफोर्स बोलने लगे, रॉयल को हमने हटा दिया। टच द स्काई विद ग्लोरी नभा स्पृशम दत्तम, इसके भी फ्लैग में हमें हल्का सा चेंज देखने को मिलता है। ये एक ब्लू कलर का फ्लैग है विद अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको इंडियन नेशनल फ्लैग मिल जाएगा, एक राउंडल, ट्राई कलर राउंडल बोला जाता है इसको, ठीक है। ऐसे मत बोलना कि तीन सर्कल्स हैं, 3 इंडियन कलर्स के, ऐसे नहीं, इसे राउंडल बोला जाता है, और एयरफोर्स का लोगो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, डन। चलो ठीक है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, लोगो या तो मोटो आप कह सकते हो, मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ से ओरिजिन किया हुआ है, कहाँ से अडाप्ट किया हुआ है। तो भाई कहाँ से अडाप्ट किया है इसको हमने भगवत गीता से अडॉप्ट किया है, ठीक है, भगवत गीता से, नभस्पृशम दत्तम, जिसको हमने यहाँ से 11th चैप्टर 24th वर्स से अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। ये एफकेट ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट, विच पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये तो मैंने आपको बोला था, इंडिया हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल, ओके। ये जो लाइंस है हमारी, और यहाँ पे एक बांग्लादेश आ जाता है, इसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स सारे याद रखना, जितने भी हैं। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ,
उन सबके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सबसे पहले तो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना को क्या बोलते हैं, ठीक है। बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को क्या बोलते हैं। बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी क्या। चलो ये 3 के आंसर्स फटाफट बता दो, गूगल करके नहीं चाहिए, वीडियो पॉज करना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, उसके बाद मुझे आंसर चाहिए। तो या पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में तो वी नो BSF ऑपरेशनल होती है। आपने वहां पे भी तो देखा होगा ना, वहां गए हो आप, वाघा बॉर्डर गए हो ना, वहां की परेड देखी है। वहां पे कौन लोग परेड कर रहे होते हैं, BSF वाले। दैट बॉर्डर इज गार्डेड बाय BSF, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द कोबरा कमांडोज, नाम से ही खतरनाक लग रहा है ना। या कोबरा कमांडोज आर पार्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड यूनिट कॉम्बेटिंग नक्सलाइट इंसर्जेंसी। विच पैरामिलिट्री फोर्स डू दे बिलोंग टू। इस कोबरा का फुल फॉर्म जानते हो आप। कोबरा का फुल फॉर्म है हमारा, यहाँ पे अगर देखो, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। जी, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ये हमारे कोबरा कमांडोज है, ठीक है। ये कोबरा कमांडोज कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स से बिलोंग करते हैं, ये CRPF से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यहां से ये बिलोंग करते हैं। चलो बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं। सारे ही ओके, स्पेशल फोर्सेस हमें सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। 9 नेशनल स्पेशल फोर्सेस दैट आर अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मार्कोस हो गया, कोबरा हो गया, NSG, गरुड़, पैरा कमांडोज, फोर्स 1 कमांडोज, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SPG, घातक। अच्छा, मैंने ना हमारे एक पैरा कमांडो के साथ इंटरव्यू भी करा था, कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर सर। 3 प्रोबेशंस करे इन्होंने स्पेशल फोर्सेस के। इनके साथ बहुत एब्सोल्यूट, बहुत रॉ तरीके से, अनफिल्टर्ड तरीके से हमने बात करी है। ये वीडियो ज़रूर देखना, मतलब तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट इज द टफनेस लेवल। एक और ही अलग होता है यार इन लोगों से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में ये जो लिखा है, स्पेशल फोर्सेस विच आर अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इनसे डायरेक्टली बात करके, उनकी डायरेक्टली रिटन एग्जाम्स की तैयारी, उनके SSB की तैयारी, इनके स्पेशल फोर्सेस में जाने की तैयारी, इनका बैकग्राउंड, इनके फेलियर्स, इनके सेटबैक्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से जाके इसको देख लेना, देखना ज़रूर। चाहे एग्जाम के बाद देखना चाहते हो कोई बात नहीं, बट इसको अपने ना लिस्ट में ज़रूर मेंशन कर देना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Who is the supreme commander of Indian Armed Forces? सुप्रीम कमांडर, देखो ये भी अपने पॉलिटी में, यार मेरी कोई गलती नहीं है, सामने से पॉलिटी कह रही है कि हाँ भाई मुझे रिवाइज करो, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये होते हैं, तो क्या ये कोर्ट मार्शल को माफ कर सकते हैं? क्या ये कोर्ट मार्शल को पार्डन कर सकते हैं? ये क्या इनका अधिकार होता है? बताओ मुझे, कमेंट्स में बताना, ठीक है। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इसको आया है तो एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, CDS जिसे हम कहते हैं। ये कहाँ लिखा है? ये मेंशन किया गया था कारगिल रिव्यू कमेटी में। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, तब हमें एक बहुत बड़ी कमी हमारे फोर्सेस में ये समझ में आई कि देखो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने आप में तो मस्त है, बेस्ट है, लेकिन इनका कॉपरेशन जो है, इनकी इंटरऑपरेटिबिलिटी जो है, वो ठीक नहीं है, है ना। ये आपस में जब इंटरमिंगल हो रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं बैठ रहा। तो हमें इसके लिए एक सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाम की, जिनके अंतर्गत ये तीनों फोर्सेस आते हों, ताकि इनका अगेन इनकी प्रोसेस स्मूथ हो सके। जैसे कारगिल में हुआ कि आर्मी वेट करती रह गई, लेकिन एयरफोर्स नहीं आ पाई टाइम से, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो सुप्रीम कमांडर तो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इतना तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, कोर्ट मार्शल पार्डन हो सकता है या नहीं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इन इंडियन नेवी? एक है, देखो ये है स्टैटिक क्वेश्चन कि इक्विवेलेंट रैंक बता दो।
लेफ्टिनेंट जनरल इन इंडियन एयरफोर्स क्या है, इन इंडियन नेवी क्या है। लेकिन एक क्वेश्चन आपका वहाँ से भी आता है जो करंट में होता है। करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हुए हैं, जनरल द्विवेदी बने हैं अभी, तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आ सकता है कि हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओके, एक इक्विवेलेंट रैंक एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। ओके, जब आप आईएमए और ओटीए से जाते हो, आईएमए में आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। परमानेंट कमीशन मतलब एटलीस्ट 20 साल की सर्विस आप देते हो, उसके बाद आपको पेंशन मिलता है। ओटीए में आपकी 14 ईयर्स की जनरली सर्विस होती है, बट आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन बोला जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 साल के लिए, आपको पेंशन नहीं मिलता उसमें। बट दोनों ही केस में आप अंतिम पग से आगे बढ़ के लेफ्टिनेंट बनते हो, 2 सितारे लगते हैं आपके कंधे पे। लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बनते हो, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, पहले लेफ्टिनेंट है फिर नॉर्मल कर्नल है, ये चीज़ याद रही, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दोबारा याद दिलाऊंगी मैं। फिर आप ब्रिगेडियर बनते हो, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब को 1 स्टार जनरल रैंक, ये एक फ्लैग ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से आपके चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लैग ऑफिसर्स की। इनके कार पे भी आप एक स्टार और झंडा लगा हुआ नोट कर सकते हो, देख सकते हो। 1 स्टार जनरल रैंक ब्रिगेडियर। फिर आते हैं आपके मेजर जनरल, मेजर जनरल जो कि 2 स्टार जनरल रैंक होता है। फिर आते हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल। एक बात ध्यान रखें, मेजर जनरल छोटा होता है लेफ्टिनेंट जनरल के कंपैरिजन में। बहुत सारे लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल शायद वो पहले लिख देते हैं, बीइंग यहाँ पे लेफ्टिनेंट पहले है और मेजर बाद में है, लेकिन फ्लैग ऑफिसर्स में ऐसा नहीं होता। फ्लैग ऑफिसर्स में पहले मेजर जनरल आते हैं, फिर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जो कि 3 स्टार जनरल रैंक है। फिर आपके आते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि एक 4 स्टार जनरल रैंक होती है, जनरल, ठीक है। और फिर आती है आपकी ऑनररी रैंक जिसको 5 स्टार जनरल रैंक बोला जाता है, फील्ड मार्शल। ये प्रमोशन नहीं होता इसमें, ये एक ऑनररी रैंक होती है जो कभी रिटायर नहीं होती। ये चीज़ जो मैंने बोली ना, डू नॉट रिटायर, ये एक आई डोंट रिमेंबर द पेपर, लेकिन किसी पेपर में तो पूछी गई थी, दे डू नॉट रिटायर, वो कभी रिटायर नहीं होते, ठीक है। तभी आप देखोगे कि फर्स्ट फील्ड मार्शल, मैं अभी आपको आंसर नहीं बताने वाली हूँ, चलो ठीक है बता देती हूँ। मानेक शॉ साहब, वो उनकी एक बहुत ओल्ड एज में फोटो थी, स्टिल ही वॉज वेयरिंग द यूनिफॉर्म। अदरवाइज रिटायरमेंट के बाद यूनिफॉर्म डॉन करना अलाउड नहीं होता, बट फील्ड मार्शल नेवर रिटायर्स, तो वो पहन सकते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, इंडियन आर्मी की रैंक समझ आ गए, ठीक है। अब एयरफोर्स और नेवी के कंपेयर करते हुए चलना। लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी फ्लाइंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट होता है, फ्लाइंग ऑफिसर। और अगर नेवी की बात करें तो सब लेफ्टिनेंट। आप एयरफोर्स से अंतिम पग पास करते हो, कमीशन होते हो, आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते हो, और नेवी से आप सब लेफ्टिनेंट बनते हो, ठीक है। फिर आप फ्लाइंग ऑफिसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट पे आप है ना एक कॉन्ग्रुएंस देखोगे, एयरफोर्स और नेवी के सेम है, कुछ ही डिफरेंस आप देखोगे। जैसे यहाँ पे फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, यहाँ पे नॉर्मल लेफ्टिनेंट है, यहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर, यहाँ पे लेफ्टिनेंट कमांडर, थोड़ा सा अलग है बट ठीक है। और आप कॉन्ग्रुएंस देखना, यहाँ पे विंग कमांडर है, यहाँ पे कमांडर है, यहाँ ग्रुप कैप्टन है, यहाँ कैप्टन है। ये सवाल आई डोंट नो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कर्नल की इक्विवेलेंट कौन है? ग्रुप कैप्टन और कैप्टन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे पूछा है कैप्टन, तो इंडियन आर्मी में ये काफ़ी छोटी रैंक होती है, और अगर नेवी की बात करें तो ये काफ़ी सीनियर रैंक होती है, कैप्टन, ठीक है। और वहीं पे लेफ्टिनेंट की बात करें तो आर्मी में आप जाते ही लेफ्टिनेंट बन जाते हो, जबकि नेवी में आपको लेफ्टिनेंट बनते बनते नियरली 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। ओके, फिर यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं फ्लैग ऑफिसर्स, ठीक है। यहाँ पे चलो लाइन खींच देते हैं, यहाँ से आपके फ्लैग ऑफिसर्स शुरू हो रहे हैं, ठीक है।
फ्लैग ऑफिसर्स का मतलब बताया मैंने, 1 स्टार 2 स्टार जनरल रैंक। तो 1 स्टार जनरल रैंक इन इंडियन एयरफोर्स क्या हो जाएगा, एयर कॉमोडोर। यहाँ पे एयर कॉमोडोर है, यहाँ पे नॉर्मल कॉमोडोर आप लिख सकते हो, ठीक है। मेजर जनरल की इक्विवेलेंट एयर वाइस मार्शल और रियर एडमिरल। देखो नेवी का, देखो कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल। एडमिरल को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी कह सकते हो। ये आपकी 4 स्टार जनरल रैंक है, ठीक है, 4 स्टार जनरल रैंक। एयरफोर्स में आप देखोगे एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल है, ठीक है, बात याद रही, ठीक है। और 5 स्टार जनरल रैंक ऑनररी रैंक है आपके मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था लेफ्टिनेंट जनरल के इक्विवेलेंट कौन है। तो अगर एयरफोर्स पूछा जाएगा तो एयर मार्शल आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन हमसे पूछा क्या था, देखो यहाँ पे ना बहुत लोग गलती करते हैं। देखो जैसे एयर मार्शल इज एन ऑप्शन, ये भी इक्विवेलेंट है, बट इंडियन नेवी का पूछा है। तो इंडियन नेवी का क्या है, वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल। बहुत बढ़िया। तो जैसे मैंने ये बोला ना कि करंट अभी COAS और वाइस आर्मी चीफ बदले हैं इन सबको हमें डिफेंस करंट अफेयर्स में कवर करना है लाइव, ठीक है। हम पहली बार लाइव जा रहे हैं, तो आई एक्सपेक्ट फटाफट से ये वीडियो खत्म हो जाए ना, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप रिमाइंडर ऑन कर लेना, देख, ठीक है। और ये वीडियो है ना आपके CDS NDA CAPF AFCAT सब के लिए इक्वली वैलिड होगी। सारे के सारे डिफेंस करंट अफेयर्स जितने भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारा निचोड़म कर लेंगे क्वेश्चन वाइज। आप अपना स्कोर कार्ड उसमें अपडेट करते जाओगे, इसीलिए मैंने स्टैटिक की क्लास पहले रख ली है, ताकि आप एक गैरअप हो जाओ, उसके बाद डिफेंस करंट अफेयर्स करेंगे ना, मजे आ जाएंगे। दिस इज ऑन फ्राइडे 8 PM, ठीक है। चलो बात करते हैं ऑनररी रैंक्स की। ऑनररी रैंक्स जो 5 स्टार जनरल रैंक्स होती हैं, है ना, इंडियन आर्मी में जैसे फील्ड मार्शल बोलते हैं, 2 लोगों को आज तक दिया गया है। फर्स्ट इज जनरल SHFJ मानेकशॉ और सेकंड ये दिया गया है KM करियप्पा। KM करियप्पा जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ है ना, कमांडर इन चीफ वो फर्स्ट है, फील्ड मार्शल वो सेकंड है, ठीक है, ओके। इंडियन नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है, लेकिन वो आज तक किसी को नहीं दिया गया, ठीक है, किसी को भी नहीं दिया गया, ओके। इंडियन एयरफोर्स की बात करें, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह, एक ही इंसान को आज तक दिया गया है ऑनररी रैंक एयरफोर्स में, वो है अर्जन सिंह साहब को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य कमांड्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड वेयर। देखो भाई, हेडक्वार्टर्स बहुत सिंपल है, आपको आने चाहिए। एक बार पूरे रिवाइज करा देती हूँ आपको। इस तरीके से टेबल बना के पढ़ोगे ना, हर चीज बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। इनफैक्ट जितनी चीजें आप नोट्स बनाकर, उसमें भी क्रिएटिव नोट्स बना के पढ़ोगे ना, उसको भूलना थोड़ा मुश्किल है, उसको नहीं भूला जा सकता। एक बार वो नोट्स बना लो और एक बार पढ़ लो, फिर तो भाई आपको कोई बीट नहीं कर सकता, देयर इज नो कंपटीशन, फिर आप कह सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने तो क्या ही करा, मैंने करा है ना। मैंने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले मैप में भी बना दिया और मैंने टेबल में भी बना दिया। अब भूल के दिखाओ तुम, है ना। 7 कमांड होते हैं आर्मी के, 7 कमांडर होते हैं, कमांड होते हैं, सॉरी कमांडर नहीं, कमांड, 7 कमांड होते हैं आपके आर्मी के, 7 कमांड होते हैं आपके एयरफोर्स के। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि इसमें अगर हमारा नदर्न कमांड है तो एयरफोर्स में नॉर्थ कमांड नहीं है हमारा, है ना। इसमें अगर हमारा सेंट्रल कमांड, चलो सेंट्रल कमांड तो हर जगह है, वेस्टर्न सदर्न कमांड नहीं है तो वहाँ पे है, तो दिस इज द कंफ्यूजन। तो चलो इसको सॉर्ट करते हैं। टेबल वाला अपने आप पढ़ लेना, मैप वाला मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नदर्न कमांड आर्मी की बात करें, उधमपुर। फिर चलो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, रुबेलियस, उल्टा चलते हैं। वेस्टर्न कमांड हमारा चंडी मंदिर में है। जयपुर में हमारा वेस्टर्न साउथ कमांड है। सदर्न कमांड हमारा पुणे में मिल जाएगा। एक्चुअली
कंफ्यूजिंग है इसीलिए है, लोकेशन ये ना डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। पुणे साउथ में थोड़ा सा उल्टा लगता है ना। कोलकाता में आपका ईस्टर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड हमारा लखनऊ में मिल जाएगा, और वहीं पे आपका है ना सूर्य कमांड भी है, ठीक है, सूर्य कमांड भी यहीं मिल जाएगा। ट्रेनिंग कमांड की बात करें तो शिमला में आपका ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है। अब डिफरेंसेस नोट करना एयरफोर्स के कंपैरिजन में। वेस्टर्न कमांड यहाँ का न्यू दिल्ली में है। अब दिल्ली को वेस्ट में कौन बोलेगा, इसीलिए यहाँ पे गलती होती है। लेकिन अगर हमें एक्नॉलेज कर लिया जाए कि गलती कहाँ होने वाली है तो फिर गलती नहीं होती है। ओके, साउथ वेस्टर्न कमांड की बात करें तो इट इज इन गांधीनगर, है ना। गांधीनगर को कौन साउथ में बोल देगा, बट ठीक है। सदर्न कमांड ये बिल्कुल ठीक है, तिरुवनंतपुरम में है ये, ठीक है। ट्रेनिंग कमांड इज इन बैंगलोर। ट्रेनिंग कमांड आर्मी का कहाँ पे था, शिमला में था, ठीक है। सेंट्रल कमांड प्रयागराज इलाहाबाद। आर्मी का कहाँ पे था, लखनऊ में था, ठीक है। ईस्टर्न कमांड की बात करें शिलोंग में है एयरफोर्स का, और आर्मी का है कोलकाता, ठीक है। नेवी इज अल्ट्रा सिंपल, 3 ही कमांड है और कोई डायरेक्शन के साथ झोल नहीं किया गया है। वेस्टर्न कमांड इज इन मुंबई, सदर्न कमांड इज इन कोची, और ईस्टर्न कमांड इज इन विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैक भी कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। अब जो याद नहीं रहने वाला है वो एक्चुअली थोड़ा सा ये है, इंस्टीट्यूशंस। कमांडो स्कूल कहाँ है, इंडियन आर्मी का कमांडो स्कूल कहाँ पे है, ये थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन है। चलो मैप में देख लेते हैं, इंडियन आर्मी के सारे इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा हाइलाइटर ऑन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। अरे भाई क्या हो रहा है ये, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA। कितने लोग IMA वाले, मोस्टली सारे IMA वाले ही होते हैं, है ना। कितने लोग IMA ही जाना चाहते हैं, मतलब वी डोंट वांट टू गो एनीवेयर एक्सेप्ट IMA। उतने वैसे लोग कौन है ज़रा बताना ना मुझे। चलो ठीक है, IMA आपको देहरादून में मिल जाएगा। अफसर ट्रेनिंग एकेडमी 2 है, एक गया में और एक चेन्नई में, ठीक है। फिर आगरा में आपको आर्मी एयरबॉर्न ट्रेनिंग स्कूल भी मिल जाएगा, आर्मी एयरबॉर्न ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। महू में आपको मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगा। आर्टिलरी स्कूल, स्कूल ऑफ आर्टिलरी आपको नासिक में मिलेगा। पुणे में आपको NDA मिल जाएगा। खड़कवासला में टू बी वेरी प्रेसाइज नेशनल डिफेंस एकेडमी मिल जाएगी। सिकंदराबाद की बात करें तो मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर आपको सिकंदराबाद में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी रुको, खत्म नहीं हुआ है। गुलमर्ग में आपको हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल मिलेगा, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। महू में अगेन आपको इन्फेंट्री स्कूल भी मिलेगी। नासिक में आपको कैट्स कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग मिलेगी। पुणे में मिलिट्री इंजीनियरिंग की कॉलेज मिलेगी। बेलगाम में आपको कमांडो स्कूल मिलेगा, और शायद इसी का क्वेश्चन पूछने में आया है, एम आई राइट, यस। गोपालपुर में आपको AAD का कॉलेज मिलेगा, आर्मी एयर डिफेंस में, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करना है। ये क्वेश्चन SSB में बहुत पूछा जाता है ना। तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड। वैसे कौन सा रेजिमेंट आपने सोचा है कि आपको ज्वाइन करना है, उसका मोटो ज़रूर याद कर लेना। पूछा जाता है, SSB में पूछेंगे कि बताओ कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करना है आपको, क्यों ज्वाइन कर रहा है, व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड, और उसका मोटो भी बता दो, और वो कैसे ऑपरेशनल होता है, मतलब यू शुड नो ये सारी चीज़ें। और कुछ नहीं, रेजिमेंट बताओ भाई, कौन सा रेजिमेंट आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। वेरिंगटे में आपको काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल मिल जाएगा, ठीक है, वेरिंगटे में मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो आगरा में आपको पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल मिलेगा। ग्वालियर में आपको स्ट्रैटेजी, एयर इंटीग्रेशन और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट मिलेगा। प्रयागराज में आपको पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा। बैंगलोर में एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज मिलेगा, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, ये दोनों चीज़ मिलेगी। दुंदीगुल में आपको AFA एयरफोर्स एकेडमी मिलने वाली है। कोयम्बटूर में आपको एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज मिलने वाला है। और अगर नेवल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जामनगर में INS वलसरा में आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग स्कूल मिलेगा। लोनावला में आपको INS शिवाजी, INS स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप,
और ये लिटरली शिप नहीं, नेवल बेसिस को भी INS ही कहा जाता है। इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, INS हमला ये मुंबई में लॉजिस्टिक ट्रेनिंग सेंटर है। INS मंडोवी ये आपको एक प्रोवोस्ट एंड फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा। विंदुर्थी सीमेंट ट्रेनिंग है यहाँ पे। INS द्रोणाचार्य वहाँ पे गनरी स्कूल है। ये सारा कोची में है, ठीक है, सदर्न कमांड इंडियन नेवी। ओके, INS गरुड़ में आपका एयर ट्रेनिंग सेंटर है, अगेन इन कोची। उड़ीसा में आपको सेलर ट्रेनिंग मिल जाएगा INS चिल्का में। सबमरीन ट्रेनिंग आपको INS सतवाहना में मिलेगा, विशाखापट्टनम में। और कोयम्बटूर में आपको लीडरशिप ट्रेनिंग मिलेगी INS अग्रणी में, INS अग्रणी में, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन इज हमारा कमांडो स्कूल कहाँ है? कमांडो स्कूल हमारा कहाँ है? बेलगाम में है। बेलगाम से कुछ और भी याद आ रहा है मेरे को। डोंट टेल मी तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है ना। मुझे याद आ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां पे महात्मा गांधी ने ये सेशन प्रिसाइड किया था, बेलगाम सेशन। ईयर बताओ। हाँ जी, बिल्कुल सही हूँ। 1924 में महात्मा गांधी ने ये इंडियन कांग्रेस का सेशन प्रिसाइड करा था, बेलगाम सेशन भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड T-90S भीष्म ओरिजिनेटेड? ये क्या है? हम टैंक्स की बात कर रहे हैं, इंडियन आर्मी के टैंक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो T-90S भीष्मा है, बेसिकली इसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है रशिया से, ठीक है। टैंक्स की बात करूं तो और आपको कौन से टैंक्स याद रखने की ज़रूरत है जो हमारे पास है, इंडिया के पास है? हमारे पास है अर्जुन टैंक, हमारे पास है T-72 टैंक, हमारे पास है जोरावर नाम का टैंक, है ना। याद रहेगा, भीष्मा, अर्जुन, T-72, जोरावर। इसके अलावा कोई टैंक के नाम याद आते हो ना तो लिख लेना। और हाँ यार, ये इंस्टा मैंने मेंशन किया ना, ये तो मेरा पर्सनल इंस्टा है, बट वर्ल्डस्केप के नाम से भी आई हैव मेड इन इंस्टाग्राम, उसको ज्वाइन कर लेना यार, ठीक है। क्योंकि ऐसी जो छोटी मोटी फनी वगैरह चीज़ होती है ना, उसको भी डोंट पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम या यूट्यूब, वो इंस्टा लायक होती है तो इंस्टा पे ही अपलोड होती है, तो ठीक है, ये तो पर्सनल है मेरा, बट डिस्क्रिप्शन में आपको वो वर्ल्डस्केप वाला भी मिल जाएगा। चलो ठीक है। INS विक्रमादित्य ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर से आप क्या समझते हो? ऐसे शिप्स जिसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। सोचो उनकी साइज क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार देखो, हर जो फाइटर जेट होता है ना, उसकी होती है फ्लाइट रेंज, है ना। एक होती है फ्लाइट रेंज और दूसरा होता है पेट्रोल का चक्कर भी, है ना। पेट्रोल मतलब फ्यूल। इंडिया से कोई फाइटर जेट उड़ेगा, ठीक है, अब उसे बहुत दूर जाना है, अगर उसकी फ्लाइट रेंज खत्म हो जाएगी, उसको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चाहिए होगा, तो इससे मच बेटर है ना कि आप उसे एयरक्राफ्ट कैरियर में लेके जाओ, फिर नियरेस्ट पोजीशन पे रख दो, वहाँ से वो टेक ऑफ करेगा। ये हमारे मरीन ऑपरेशंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मरीन ऑपरेशंस में ये हमारा एडमिरल कुज़नेत्कोव क्लास का है। कहाँ से हमने बेसिकली लिया था इसे? रशिया से लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? रशिया से लिया हुआ है। इसके साथ हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है। हमारे पास INS विक्रांत नाम का भी एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुका है अब। INS विक्रांत, जिसको हमने मेड इन इंडिया बनाया है, मेड इन इंडिया, INS विक्रांत। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले साल, ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट सी बर्ड। अरे भाई, प्रोजेक्ट सी बर्ड इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत बेसिकली हम कारवार, गोवा, कर्नाटका, बेसिकली कर्नाटका में नेवल एयर स्टेशंस बनाना चाहते हैं। नेवल एयर स्टेशंस, INS कदम्बा इज़ वेरी वेरी ऑपरेशनल इन दिस। INS कदम्बा ये एक नेवल बेस है, नेवल स्टेशन है, जिसके अंदर INS शार्दुल को हमने प्लेस किया था। ये एक शिप है, ठीक है, ये एक शिप है, फर्स्ट वॉरशिप है जिसको हमने कदम्बा में कमीशन करा था। प्रोजेक्ट सी बर्ड, ध्यान रखेंगे। ओके,
आगे बढ़ते हैं। मिराज 2000। मिराज 2000 कहाँ से हमने बोरो करा है, कहाँ से हमने लिया है? सबसे पहले सारे फाइटर जेट्स एक बार देख लेते हैं। सुखोई हमने रशिया से लिया है, सुखोई Su-30 MKI। मिग अगेन हमने रशिया से लिया है। मिग 29 जो है वो हमारा नेवल वर्जन है। क्या है? नेवल वर्जन है। जो हमारा एयरफोर्स वर्जन है उसको हम क्या कहते हैं? मिग 21। फिर उसका अपग्रेडेशन हुआ, उसको हमने मिग 21 बाइसन बोल दिया। मिग 21 बाइसन जिसको हम फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जानते हैं। फ्लाइंग कॉफिन क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स उसके देखे गए हैं तो उसे चलता फिरता उड़ता हुआ कॉफिन बोला जाता है। विडो मेकर बोला जाता है, विडो मेकर। ठीक है, अब इनको हम फेज आउट करना चाहते हैं मिग 21 बाइसन को, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है इंडिया के अंदर, और जो हमारे डेवलपमेंट्स आजकल हमारे अराउंड चल रहे हैं, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो हम हैं आज, उसके लिए हम पूरा एक साथ तो फेज आउट नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे करेंगे जब तेजस और राफेल अच्छे से इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, राफेल को हमने लिया है फ्रांस से। ठीक है, मिराज 2000 हमने लिया है फ्रांस से अगेन। तेजस को हम मेड इन इंडिया बना रहे हैं, मेड इन इंडिया। ठीक, जगुआर हम फ्रांस से लिया हुआ है। फ्रांस यूके का कोलैबोरेशन है बेसिकली। मिग 21 अगेन फ्रॉम रशिया। बात समझ आ गई? बहुत क्लियर? ऑल राइट। फिर आते हैं हमारी थोड़ी सी और डिटेल। ये जो फाइटर जेट्स हैं इसमें कौन सी मिसाइल्स अटैच्ड हैं? Su-30 MKI, वहाँ में हमारी ब्रह्मोस हमारी ऐसी मिसाइल है जिसको आप लैंड, एयर और वाटर तीनों से लॉन्च कर सकते हो, तीनों से ही आप लॉन्च कर सकते हो। फिर हमारी निर्भय मिसाइल है। मिसाइल्स के बारे में भी हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम विम्पल मिसाइल भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। R-27R, R-73, R-77। बेसिकली आपको ये मिसाइल के नाम याद रखने पड़ेंगे। हम इसमें लेज़र गाइडेड बॉम्ब भी अटैच कर सकते हैं। हमारा तरंग रडार वार्निंग रिसीवर भी है इसमें, जो कि DRDO ने खुद बनाया है। तरंग नाम है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये हार्ड क्वेश्चंस आ गए एफकेट जो CDS जो पूछ सकता है। ठीक है, नेवी का मिग 29, इसमें आपकी R सीरीज की सारी मिसाइल्स, विम्पल सीरीज की, K सीरीज की मिसाइल, KH-29T एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हम अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा काब 500L लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स भी अटैच कर सकते हैं। राफेल की बात करें फ्रांस, इसकी मिसाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मिसाइल्स बहुत एग्जाम्स में पूछी गई है। मीका मिसाइल, मीटियोर मिसाइल, स्काल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल। हैमर का फुल फॉर्म लिखो फटाफट, फुल फॉर्म ऑफ हैमर। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, हैमर मिसाइल का। ठीक है, ओके। मिराज की बात करें, फ्रांस यूके का कोलैबोरेशन है बेसिकली। इसमें भी आपको मीका मिसाइल मिलेगी और मंत्र मैजिक मिसाइल मिलेगी। इसके अलावा स्पाइस 2000 लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स भी मिलेंगे। तेजस की बात करें, तेजस का नेवल वर्जन भी है, ये हम नॉर्मल तेजस की बात कर रहे हैं। R-73 मिल जाएगा, अस्त्रा मिसाइल मिल जाएगी। अस्त्रा मिसाइल बहुत बार न्यूज़ में रही है और आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। न्यूज़ की बात तो हम डिफेंस करंट अफेयर्स में करेंगे, है ना। अपना रिमाइंडर ऑन कर लेना, मिस ना हो जाए यार आपकी क्लास, मुझे बस ये डर है। ठीक है, रिमाइंडर ऑन कर लेना अपना। पाइथन 5 मिसाइल आपको तेजस के अंदर मिल जाएगी। जगुआर की बात करें, जगुआर में आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 मिल जाएगी, जो DRDO ने खुद बनाई है। हार्पून मिसाइल मिल जाएगी, सी ईगल मिसाइल मिल जाएगी। और जबकि मिग 21 जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसके बारे में तो हम कह ही चुके हैं, विल बी रिप्लेस्ड सून। ठीक है, ओके, ऑल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग UAVs, UAV क्या होता है भाई? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, बेसिकली ड्रोन भी कह सकते हैं। ड्रोन का सिलसिला शुरू हो रहा है भाई। नेक्स्ट वॉरफेयर में ड्रोन ही इंस्ट्रूमेंटल होने वाले हैं, तो ड्रोन के क्वेश्चंस अब आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यार सारे कंट्रीज ड्रोन लगे हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ,
ऐसा कौन सा कंट्री, ऐसे कौन से कंट्री की आर्मी है जिन्होंने इंडिविजुअल ड्रोन यूनिट बना दिया है, अपना मिलिट्री में ड्रोन यूनिट बना दिया है? पता होना चाहिए यार, हम डेली वर्ल्डस्केप करते हैं, डेली वर्ल्डस्केप नहीं, डेली वर्ल्डस्केप मतलब डेली करंट अफेयर्स करते हैं, उसमें ये चीज़ कवर्ड थी, तो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएवीज आर नॉट इंडिजिनसली डेवलप्ड? ठीक है, हम एक बार सबकी इन्फो देख लेते हैं। निशांत इंडिजिनस है, टैक्टिकल किस टाइप का है ना, ये ध्यान रखना, ये आएगा आपके यूपीएससी वाले पेपर में ज़रूर आएगा, एफकैट में तो फिर भी थोड़ा मुश्किल है। रुस्तम 1 इंडिजिनस है, मेल टाइप का ड्रोन है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। नेत्रा इंडिजिनसली बिल्ट है, अवाक सिस्टम है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसमें आपको मिलेगा। हंटर और सर्चर आपके इजरायली ड्रोन्स हैं, ज़्यादातर ड्रोन आप इजराइल के देखोगे यहाँ पे, दोनों टेक्टिकल टाइप के ड्रोन्स हैं। तपस, स्वाति, अक्षय, नेत्र 2 ये सारे आपके इंडिजिनस है, इवन घातक भी। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है मेल ड्रोन क्या होता है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। अवाक भी आपको पता है, अर्ली एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। बाकी घातक आपका स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। स्टेल्थ क्या होता है, बहुत बार आपने सुना होगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या नहीं। एक्चुअली होता क्या है, हर कंट्री के पास अपना खुद का रडार का सिस्टम होता है। रडार कैसे ऑपरेट करता है कि ये कुछ फ्रीक्वेंसीज, ये कुछ वेव्स पास करता है एयर में, ठीक है, एयर में पास करता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से निकल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से निकल रहा है, ये फ्रीक्वेंसीज इसको टच करती है और इसके रिसीवर में ये रिसीव हो जाती है। फिर ये इंटरप्रेट करता है कि ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ये एनिमी ऑब्जेक्ट तो नहीं है, एनिमी ऑब्जेक्ट तो नहीं है ये। और अगर हमें जैसे ही पता चलेगा, जैसे इंडिया का रडार सिस्टम है, हमने तुरंत से रिसीव करा कि पाकिस्तानी मिसाइल आ रही है, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स आ रहे हैं हमारी टेरिटरी में, हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में हम अपनी भी मिसाइल चला देंगे, है ना, या तो फाइटर जेट। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन दिस टॉपिक वॉज इम्पोर्टेंट, आई होप यू विल कॉपरेट। ठीक है, ये मिसाइल हम चला देंगे, तो ये पर्पस होता है बेसिकली रडार का। लेकिन अब टेक्नोलॉजी अनदर लेवल चली गई है। व्हाट इफ इस ऑब्जेक्ट ने ये फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट ही नहीं करी, सारी अब्जॉर्ब कर ली, है ना, तो ऐसा मटेरियल जो सारी फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब कर ले उसको बोला जाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जो रडार के फ्रीक्वेंसीज को सब ऑब्जर्व ही कर ले, इसलिए रिसीवर के पास कोई इंटीमेशन ही नहीं जाएगा, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा कि कोई एनिमी ऑब्जेक्ट हमारी टेरिटरी में एंटर कर रहा है। तो घातक इज लाइक दैट, हम पाकिस्तान में घुस भी जाएंगे उनको पता नहीं चलेगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने की वजह से। ओके, हिरोन ड्रोन की बात करें, सर्चर की बात करें, हेरोप की बात करें, ये इजरायली ड्रोन्स हैं, ये दोनों रिकनेसेंस और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन। लक्ष्य हमारा टारगेट ड्रोन है जो इंडिया का ही है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, जो इंडिजिनसली डेवलप्ड नहीं है, रुस्तम है, निशांत है, नेत्र है। हंटर हमारा इजराइल से इम्पोर्टेड है, इजराइल से इम्पोर्टेड है, तो हम इसे इंडिजिनसली डेवलप्ड नहीं कह सकते। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल? अवाक सिस्टम का ड्रोन है जो कि इंडियन एयरफोर्स ऑपरेटेड है। अभी अभी हमने देखा था अवाक सिस्टम हमें कहाँ मिला था, नेत्र में मिला, नेत्र में मिला था, है ना, क्लियर है, ठीक, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट? हमारे एयरक्राफ्ट कितने टाइप के होते हैं, एक तो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, एक हमारा ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है। अब हमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के, फाइटर एयरक्राफ्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वही राफेल, तेजस, ये सारे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जनरली बहुत बड़े होते हैं साइज में, ठीक है, क्योंकि ये स्टोरेज करने को, बड़ी बड़ी चीज़ें स्टोरेज करने को काम आते हैं, या तो एयर रीफ्यूलिंग के काम आते हैं। मतलब अगर फाइटर जेट उड़ रहा है और बीच में उनका फ्यूल अगर कम हो गया
तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग आपने ज़रूर देखा होगा, उसके लिए आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट काम आता है। ज़्यादा बड़ी साइज़ और ज़्यादा वेट कैरिंग कैपेसिटी की वजह से इनकी स्पीड तो कम होती है, स्पीड इनकी लो होती है, बट ठीक है, अपना अपना पर्पज़ होता है। इल्यूसिन IL-76 ये हमारा सोवियत यूनियन का है, अब के टाइम का रशिया। बोइंग हमारा यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। C-30J सुपर हर्क्यूलिस अगेन US। एंटोनोव हमारा यूक्रेन का है। हॉकर सिडली HS ये यूके का है, और डॉर्नियर हमारा जर्मनी का है। ठीक है, इसमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है? चिनूक। चिनूक एक्चुअली हमारा हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये हमारा हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो हेलीकॉप्टर का एक क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर्स डज नॉट फाइंड इट्स ओरिजिन इन इंडिया। मैं आंसर बता रही हूँ ना, उससे पहले आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके, हेलीकॉप्टर डज नॉट फाइंड ओरिजिन इन इंडिया। ठीक है, एक बार सारे हेलीकॉप्टर्स देख लेते हैं हम। जो हाल LCH है, LCH इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो गड़बड़ मत करना। दिस इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंडिया का अटैक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर के भी अलग अलग पर्पस होते हैं, कोई अटैक होता है, कोई हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, कोई यूटिलिटी होता है, कोई मल्टी रोल होता है। ठीक है, बोइंग US की कंपनी है। ठीक है, AH-64 अपाचे अभी हमने बहुत सारे मंगाए थे, पूछने में आ सकता है। MI हमारा रशिया का होगा, ये ध्यान रखना। हाल इज फ्रॉम इंडिया। रुद्र, चिनूक US का है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, इसीलिए आप यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होने थे। चिनूक हमारा ट्रांसपोर्ट पर्पस से ही काम आता है, बट एयरक्राफ्ट नहीं है ये हमारा हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ओके। इसके बाद MI हमें तो पता है रशिया के ही हैं। हमारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ये हमारा इंडिया का है। ध्रुव हमारा इंडिया का ही है। चेतक फ्रांस और इंडिया का कोलैबोरेशन है। प्रचंड भाई बहुत न्यूज़ में था, इंडिजिनसली मेड मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ध्यान रखना। चीता इंडिया फ्रांस का कोलैबोरेशन, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड इट्स ओरिजिन। ध्रुव हमारा इंडिया का है, LCH हमारा इंडिया का है, रुद्र भी हमारा इंडिया का है, अपाचे ये USA का है। ठीक है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स ये USA के हैं, इंडिया के नहीं हैं। चलो बढ़िया, आ जाते हैं मिसाइल पे। मिसाइल का एक क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म। एक तो आपका करंट अफेयर से भी आएगा, देख लेना पक्का। करंट अफेयर से जो मिसाइल न्यूज़ में होगी, चाहे वो फॉरेन की मिसाइल भी क्यों ना हो, ईरान की, पाकिस्तान की, चाइना की, रशिया की, कोरिया की, जापान की, मिसाइल इनका फेवरेट क्वेश्चन है। लेकिन करंट अफेयर्स हम लाइव करने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप रिमाइंडर ऑन करना मत भूलना। ठीक है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रूज मिसाइल। अब ये क्रूज मिसाइल क्या होता है रिगार्डिंग देयर फ्लाइट पाथ। देखो तो ये डिफरेंस है, क्रूज की लगभग फ्लैट पाथ आपको दिखाई देता है, फ्लैट पाथ आपको दिखाई देता है क्रूज मिसाइल का, लेकिन ये कंट्रोलेबल मिसाइल्स होती है। कंट्रोलेबल मतलब एक बार अगर इसको हमने रिलीज कर दिया तो इसको बाद में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिसाइल्स के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो इनका पैराबोलिक पाथवे होता है, पैराबोलिक पाथवे। ठीक है, पैराबोलिक मतलब बेल शेप्ड पाथवे आपको दिखाई देगा। इसको आप एक बार लॉन्च होने के बाद कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है बैलिस्टिक मिसाइल्स में, ये इंटरसेप्ट नहीं होती इतनी जल्दी, इंटरसेप्ट नहीं होती इतनी जल्दी। अब इंटरसेप्ट होने का क्या मतलब है, वही वाला स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली बात कर रही थी मैं, कि रडार में ये पकड़ में नहीं आती अच्छे से। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है और फिर अचानक से ये टारगेट को हिट करती है, तो इसका रडार के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता इसको इंटरसेप्ट करके इसको काउंटर भी करो। लेकिन क्रूज मिसाइल में अगेन इंटरसेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान है, देख लो।
अब हमें इन दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले आंसर कर लेते हैं। ये हमें क्या पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रूज मिसाइल रिगार्डिंग फ्लाइट पाथ। क्रूज मिसाइल की तो फ्लैट होती है, लेकिन हमारी क्या, अब देखो ध्यान से सुनना, बैलिस्टिक मिसाइल की आपकी जरूर पैराबोलिक ट्राजेक्ट्री होती है, लेकिन हमें क्रूज मिसाइल पूछा है तो यहाँ पे उसकी लो एल्टीट्यूड ट्राजेक्ट्री होगी और नियरली फ्लैट होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल हमारी क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा, पता है ना ये चीज, पुत्रा और मॉस्कावा, रशिया, बेसिकली रशियन ओरिजिन है। ऐसी मिसाइल जो कि लैंड, वाटर और एयर तीनों से लॉन्च हो सकती है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब सुपरसोनिक से आप क्या समझते हो, सोनिक से क्या समझते हो, इट इज रेफरिंग टू स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से रिलेटेड है। ठीक है, हालांकि स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। अब यहाँ पे फिजिक्स थोड़ा सा आता है, चलो मुझे फिजिक्स का थोड़ा सा रिवाइज करके बताओ। हमारा साउंड वैक्यूम में तो ट्रैवल नहीं करता है ना, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में करता है। इसमें इसकी स्पीड मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा ये कहाँ ट्रैवल करता है, सबसे कम कहाँ ट्रैवल करता है, स्पीड ऑफ साउंड। फिजिक्स से ये क्वेश्चन आ सकता है, यू नो, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन आता है, लेस देन मोर देन मार्क वाला, ऐसे ऐसे वाला। तो मुझे यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैसेस को प्लेस करके बताओ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा साउंड ऑफ स्पीड होती है, उससे कम उससे कम। ठीक है, तो ये वेरी करती है, बट इसको हम अगर इन जनरल ले, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा अगर फाइटर जेट की स्पीड होगी, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा, अरे यार, अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम स्पीड बढ़ा दें फाइटर जेट की स्पीड ऑफ साउंड से, उन्हें क्या बोला जाएगा, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, 5 गुना कर दोगे, तो उसे हाइपरसोनिक बोल देंगे, हाइपरसोनिक। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ साउंड से इसका साउंड कम हो तो क्या बोल देंगे, सबसोनिक बोल देंगे। ऑन एन एवरेज इसको 1200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को हम मानते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गया। ओके, जो ये स्पीड ऑफ साउंड है इसको हम मैक नंबर में कैलकुलेट करते हैं, 1 मैक। क्या बोलते हैं, 1 मैक। ऑब्वियसली अब स्पीड ऑफ साउंड से दुगना स्पीड होगी तो हम 2 मैक बोल देंगे, 5 मैक से ज़्यादा स्पीड हो उसे हाइपरसोनिक बोल देंगे। ठीक है, ओके, तो ब्रह्मोस हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 290 किलोमीटर्स तक जाकर वो टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एयर टू सरफेस। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे ना, कंफ्यूज तो नहीं होगे, सरफेस टू सरफेस मिसाइल की बात हो रही है और यहाँ पे एयर टू सरफेस की बात कर रहे हैं। एयर टू सरफेस मिसाइल कहाँ पे लगेगी, फाइटर जेट में लगेगी, है ना, फिर फाइटर जेट उड़ेगा और हवा से आपकी मिसाइल लॉन्च करेगा ग्राउंड पे, सरफेस पे। ठीक है, ब्रह्मोस 2 हमारी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस का है ना बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हुआ है, एक ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, अग्नि मिसाइल हुई, उसकी बहुत सारी सीरीज आपको मिलेगी और हर सीरीज पिछली सीरीज से अपडेटेड होती है। 300 किलोमीटर की रेंज है, इसमें भी सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस मिसाइल्स अटैच हो सकती है। ठीक है, मतलब ये मिसाइल्स ऐसी होती हैं। निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा है, 1000-1500 किलोमीटर तक जा सकती है। वहीं पे वी हैव अ लॉट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि की ही बात करें तो अग्नि 1 आपकी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, एक आपकी होगी शॉर्ट रेंज, ठीक है, एक होगी आपकी मीडियम रेंज। अब कैटेगरी समझना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एक होगी शॉर्ट रेंज, एक होगी मीडियम रेंज, एक होगी इंटरमीडिएट रेंज। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज, और तीसरी होगी मतलब लास्ट होगी हमारी क्या, लॉन्ग रेंज भी हो सकती है, या आप इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कह सकते हो, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है। ठीक है, समझ आया। तो अग्नि 1 तो हमारी मीडियम रेंज है, अग्नि 2 हमारी इंटरमीडिएट है, अग्नि 2, 3, 4, ये 4 तक हमारी
इंटरमीडिएट रेंज फॉलो होगी। ठीक है, रेंज देखना, हर एक अग्नि मिसाइल की रेंज अपडेट होती जा रही है। फिर इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकती है। ऐसी मिसाइल्स को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM बोला जाता है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये सारी। फिर आती है पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी 1 जो है हमारी, वो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। पृथ्वी 2 भी शॉर्ट रेंज है और धनुष भी हमारी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है। आप इनकी रेंज देखो, अगर बेसिकली वो 400-500 किलोमीटर से कम रेंज देती है तो वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स में आती है। वहीं पे मीडियम रेंज मतलब 500-600 किलोमीटर से ज़्यादा। प्रहार, ये अगेन हमारी शॉर्ट रेंज मिसाइल है। त्रिशूल, ये अगेन शॉर्ट रेंज मिसाइल है। आकाश, आकाश हमारी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, फिर आती है बराक 8, ये इजराइल की है। कहाँ की है? हमारी नहीं है, इजराइल की है, इजराइल से हमने ली है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम आपको एक्सो एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर से कंप्लीटली बाहर चली जाती है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। बेसिकली ये एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब अगर हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, हम फटाफट से उसको इंटरसेप्ट करेंगे और एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर ही उस बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर कर देंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, सेम एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारे वही है, काउंटर करने वाली मिसाइल। ये आपको नेवी की मिसाइल्स मिल जाएंगी। K सीरीज वाली नेवल मिसाइल्स हैं। K-15 सगरिका हो गई, सबमरीन लॉन्च्ड। K-4, K-5 ये सारी सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। जबकि नाग और हलीना और अमोग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक को उड़ाने के लिए मिसाइल्स हैं। ठीक है, नाग इज नथिंग बट नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन जो है, जो ऐसी नाग मिसाइल्स जो हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च हो सकती है, उनको हेलीकॉप्टर प्लस नाग हेलिना बना दिया गया। ठीक है, समझ में आई बात? इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। गुड। नेक्स्ट, विच इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर शिप बेस्ड लॉन्च? हमें भी पता है भाई, कौन सी है? धनुष। धनुष ये बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, धनुष ये एक पृथ्वी मिसाइल ही है, लेकिन ऐसी पृथ्वी मिसाइल, बेसिकली ये पृथ्वी ही है बट इसको अपडेट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू नेवी। ठीक है, इसे नेवी के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, ध्रुवास्त्र ये एक वेरिएंट है इंडियन एयरफोर्स में। इसका जो वेरिएंट है किसका है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। बेसिकली पिछले साल करंट अफेयर्स का ये पोर्शन है, इस साल का तो हम लाइव करने वाले हैं, है ना? ठीक है, इसके अलावा कौन सी थी एंटी टैंक जो थी? अभी अभी देखा भाई, नाग और हलीना और अमोग। ठीक है, ओके, ऐसे लॉन्च होती है, देखो ये हेलीकॉप्टर से। ओके, व्हाट टाइप ऑफ सबमरीन्स आर envisaged अंडर प्रोजेक्ट 75? आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। ये बेसिकली इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बहुत सालों से, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम क्या करना चाह रहे हैं? सबमरीन्स बनाना चाहते हैं। सबमरीन्स 6 सबमरीन बनाना चाह रहे हैं हम। क्या करना चाह रहे हैं? 6 सबमरीन्स। कौन से क्लास की? अब देखो ध्यान से, है ना, सुनना और समझना। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। हम बेसिकली स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन बनाना चाहते हैं। कौन बना रहा है? माझगांव डॉक लिमिटेड। ठीक है, ओके। कौन कौन सी सबमरीन्स हैं इसमें, ये देख लो। 3 होगी K वाली, 3 होगी V वाली। पहली INS कलवरी, पहली हमेशा इंपॉर्टेंट होगी। हालांकि 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर एक एक्स्ट्रा एंड बताऊं, फर्स्ट सबमरीन इंपॉर्टेंट होगी और जो रिसेंटली कमीशन्ड है वो इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी आई थी INS खंडेरी। कौन सी आई थी? INS खंडेरी आई थी। तीसरी आई थी INS करंज। ठीक है, INS करंज आई थी। चौथी वॉज V से शुरू होगा, अब INS वागीर आई थी। ठीक है, अब INS वेला और INS वागशीर। ठीक है, INS वागशीर। बेसिकली ये सारी सबमरीन्स हम बनाएंगे। क्लियर है? ये है प्रोजेक्ट 75I।
ठीक है, माजगांव डॉक लिमिटेड को नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इसको यार, इसको मत भूलना यार, ये मेरे ना हार्ट के बहुत करीब है। एक तो पहला है मेरा, है ना, पहला लाइव है, तो हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आपके जितने भी डाउट्स होंगे डिफेंस करंट अफेयर्स के, उसके अलावा भी जितने डाउट्स होंगे ना, उसको हम कर लेंगे, भूलना मत, ठीक है। फ्राइडे 8 PM रिमाइंडर ऑन कर लेना ताकि दिमाग से ना निकले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 15B। अब ये 15B क्या है? इसके अंतर्गत बेसिकली हम शिप्स बनाना चाहते हैं, शिप्स, विशाखापट्टनम क्लास शिप्स, विशाखापट्टनम क्लास, ठीक है। ये चीज याद रखना, हाईलाइट कर दे रही हूं आपको, भूलो ना, विशाखापट्टनम क्लास शिप्स हम इसमें बनाने चाह रहे हैं। ओके, अब इसके अंतर्गत शिप्स कौन से होंगे? सबसे पहले तो ऑब्वियसली विशाखापट्टनम क्लास है, तो पहला शिप होगा विशाखापट्टनम ओनली, INS विशाखापट्टनम, ठीक है। दूसरा शिप इसमें आया था 2016 में, मुर्मुगाओ, ये सिटीज पे नाम है, ठीक है। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में आ गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है वो। मुर्मुगाओ आपका गोवा में आ गया। तीसरी शिप जो रिसेंटली कमीशन हुई है INS इम्फाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि INS इम्फाल में आपका वुमेन अकोमोडेशन भी दिया हुआ है। इससे पहले शिप में लेडीज नहीं, वुमेन ऑफिसर्स नहीं जाया करती थी। अब नेवी इज रेडी फॉर वुमेन एंट्री इन सेलिंग्स ऑल्सो। ओके, इम्फाल वॉज इन न्यूज। इसके अलावा चौथा शिप INS सूरत 1-2 एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना। ओके, प्रोजेक्ट 15B है, तो प्रोजेक्ट 15A भी तो होगा, है ना, सॉरी ए नहीं, 15A। व्हाट इज दिस अबाउट? इसमें हम बनाएंगे कोलकाता क्लास शिप्स, कोलकाता क्लास, ऑब्वियसली कोलकाता क्लास है, इसको हाईलाइट कर लो ना एक बार, सही रहेगा, भूलोगे नहीं, इंटरमिक्स ना हो जाए प्रोजेक्ट 15A और B। इसके अंतर्गत पहला शिप हमारा ऑब्वियसली कोलकाता होगा, दूसरा शिप हमारा कोच्चि, तीसरा शिप हमारा चेन्नई, ठीक है। दिल्ली, हाँ दिल्ली भी है। ये प्रोजेक्ट 15A है, ध्यान रहेगा। गुड, यहाँ तक हम ठीक हैं? ठीक यार, अगर यहाँ तक हम ठीक हैं तो एक कमेंट ऐड कर दो अबाउट हाउ आर यू फीलिंग, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तारीफ भी कर सकते हो थोड़ी बहुत। तो ये जो सारे कमेंट्स होंगे ना, ये मेरे लिए गाइडिंग लाइट की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा चाहिए? नेक्स्ट टॉपिक ऑब्वियसली आपका डिफेंस करंट अफेयर्स है, बट उसके बाद आपको क्या नेक्स्ट चाहिए, क्योंकि एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है। अब हमें फटाफट रिवाइज धड़ाधड़ सारा खत्म करना पड़ेगा, है ना। तो ये गाइडिंग लाइट थोड़ा पथ प्रदर्शन कीजिए, लाइक दैट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर नॉट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान? पाकिस्तान ने लॉन्च नहीं किया है। एक बार सारे ऑपरेशन देख लेते हैं। देखो, ये है हमारे स्टैटिक ऑपरेशन, और दूसरे होंगे जो 2024 वाले होंगे, 2023 वाले होंगे, ये हम करंट अफेयर्स में कवर करेंगे, ठीक है। उनको तो बिल्कुल मिस मत करना। चलो ठीक है, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए थे तभी पाकिस्तान उन्होंने ये सारी पागलपंती शुरू कर दी थी, वॉर शुरू कर दिया। जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, जम्मू कश्मीर हमारे हाथ लग गया था, है ना। 1948 में ऑपरेशन पोलो हुआ। ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत हमने हैदराबाद को अपने अंदर मर्ज कर लिया, ठीक है, प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद को। 1961 में ऑपरेशन विजय होता है, जिसमें हमने पोर्टुगीज कॉलोनी को इंडिया में इंटीग्रेट कर दिया। गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब ऑफिशियली इंडियन टेरिटरी का पार्ट बन गया, ठीक है। 1962 में चाइना के साथ वॉर होता है हमारा LAC के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखना, इन दोनों का डिफरेंस पता है ना आपको। जैसे ये हमारा इंडिया है, दिस इज आपका LOC, दिस इज आपका LAC। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ओके, फिर हमारा हुआ पाकिस्तान के साथ वॉर 67 में अगेन, जिसके बाद ताशकेंत अग्रीमेंट साइन हुआ था, ताशकेंत अग्रीमेंट, ठीक है। फिर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 71 में हुआ था। उसके बाद नेवी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल थी इसमें।
बांग्लादेश एक नए कंट्री की तरह उभर के आया, ईस्ट पाकिस्तान उसका पहले नाम था। 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, जब सिख मिलिटेंसी पंजाब से निकालने की कोशिश होती है, ठीक है, बट उसके रिस्पॉन्स में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है, वो तब सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी। ओके, ऑपरेशन मेघदूत होता है सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल में लेने के लिए, वापस से इंडियन अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। 87 में ऑपरेशन पवन होता है, जिसमें हम श्रीलंका में जितने भी मिलिटेंसी थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। 88 में कैक्टस के अंतर्गत हम मालदीव्स की हेल्प करते हैं। फिर अगेन ऑपरेशन विजय होता है, कारगिल वॉर जिसे कहा जाता है ना। फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसका नाम ऑपरेशन बंदर है, वो 2019 में हुआ था, ठीक है, 2019 में हुआ था। तो ये सारे हिस्टोरिक ऑपरेशंस हैं जिनको हम याद रखेंगे, करंट अफेयर्स वाला करंट अफेयर्स की वीडियो में देखेंगे। फाइन, ठीक है। हु वॉज द इंडिविजुअल ऑनर्ड विद फर्स्ट परमवीर चक्र? परमवीर चक्र, पहले हमें गैलेंट्री अवार्ड्स को देख लेना चाहिए, है ना। अभी रिसेंटली गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र वॉज इन न्यूज। क्यों न्यूज में था? दिस इज कीर्ति चक्र, जिसकी वजह से नेक्स्ट ऑफ किन की पॉलिसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। नेक्स्ट ऑफ किन, ठीक है, अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, करंट अफेयर्स का पार्ट है, बट याद रखना। ओके, गैलेंट्री अवार्ड्स बेसिकली दो टाइप के हो जाएंगे, एक वॉर टाइम, एक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। वॉर टाइम जो वॉर के समय मिला हो, सबसे पहला है परमवीर चक्र। ये कैसा दिखता है ऐसा याद रखना, इसका डिस्क्रिप्शन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपको एक पर्पल स्ट्रिप मिल जाएगी, वज्र देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये सारे AFCAT के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर दूसरा आएगा आपका, दूसरा सेकेंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल है आपका महावीर चक्र, 1 ऑरेंज स्ट्रिप 1 वाइट स्ट्रिप, और यहाँ पे आपको स्टार के बीच में नेशनल एम्बलम देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज वीर चक्र, आपको यहाँ पे एक ऑरेंज एक ब्राउन स्ट्रिप देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, फिर पीस टाइम, पीस टाइम में कुछ ब्रेवरी करी हो तब सबसे पहले आपको अशोक चक्र दिया जाएगा, ठीक है। अशोक चक्र कैसा दिखता है? ग्रीन विद अ सेंट्रल ऑरेंज स्ट्रिप, सिंगल ऑरेंज स्ट्रिप। कीर्ति चक्र में ग्रीन 2 ऑरेंज स्ट्रिप्स होंगी, और फिर शौर्य चक्र, शौर्य चक्र में आपके 3 स्ट्रिप्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया? पहला PVC किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को, मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है। ओके, अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि इन सबको है ना पॉस्थ्यूमसली मिला था। पॉस्थ्यूमसली मतलब मृत्यु उपरांत, डेथ के बाद। तो ऐसे कौन लोग हैं जिनको लिविंग है वो और उनको PVC मिला है? उन सबके नाम लिखो, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिखो, डिस्क्रिप्शन में कैसे ही लिखोगे, कमेंट में लिखोगे, है ना। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला अशोक चक्र विनर कौन है, वुमेन कौन है जिन्होंने पहली बार अशोक चक्र जीता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेपन सिस्टम दैट इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टू अर्मेनिया? अब इंडिया के जितने भी एक्सपोर्ट्स होते जा रहे हैं, देखो इंडिया पहले करता था चीज़ें इंपोर्ट, फिर इंडिया थोड़ा सा वोक हुआ, जागरूक हुआ, हमने बोला हम करेंगे मेड इन इंडिया। हम क्या करेंगे? अरे मेड इन इंडिया करेंगे, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। फिर हम और ज़्यादा सशक्त हुए, पावरफुल हुए, हमने बोला हम एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। हम सिर्फ अपने लिए क्यों बनाएं, हम देश के लिए बनाएंगे, हम सप्लाई करेंगे। तो अर्मेनिया को हम क्या नहीं करते हैं? देखो अर्मेनिया को हम आकाश एयर डिफेंस सब एक्सपोर्ट करते हैं। ये याद रखना, अर्मेनिया वॉज इन न्यूज़। अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट्स चल रही हैं, तो यहाँ का मैप ज़रूर देख लेना, ठीक है। नॉट कवरिंग योर, बिकॉज हम इसको स्टैटिक ही रखते हैं, वरना एंडलेस वीडियो हो जाएगी, ठीक है। पिनाका भी करते हैं, स्वाति भी करते हैं। एक ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस हम फिलीपींस को करते हैं। किसको करते हैं? फिलीपींस को करते हैं, अर्मेनिया को नहीं करते। चलो डन। Who has become first woman medical officer of Indian Army to be deployed in सियाचिन? सियाचिन में डिप्लॉय होने वाली मैम है गीतिका कौल, ठीक है। ये पिछले साल न्यूज़ में थी, इसलिए इनको ध्यान रखना है हमें, ठीक है।
ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग है। पहली वुमेन ऑफिसर जो कि कोई वॉरशिप कमांड करेंगी, मतलब वॉरशिप के कमांडिंग ऑफिसर्स हमेशा से मेल ऑफिसर्स रहे हैं, बट अब ये पहली हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा दियोस्थली। ये INS इंडियन नेवल शिप त्रिंकट, INS त्रिंकट को कमांड करेंगी। ठीक है, मोहना सिंह को जानते हो, नाम सुना है, बहुत साल पहले न्यूज में थी भाई, बट इसका मतलब ये नहीं आप इन्हें भूल जाओ। फटाफट से मुझे बताओ मोहना सिंह कौन थी, क्यों न्यूज में थी, और हमें याद रखना क्यों जरूरी है। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज मिलान, ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। विमेन हु मेड अस प्राउड, कौन सी विमेन ने हमें प्राउड फील कराया। अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइज हमें करनी है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज खासकर इस साल जो हुई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा इसमें कि इंडिया वर्सेस कौन, या तो इंडिया के बाहर की भी मिसाइल्स क्या एक्सरसाइजेस पूछने में आ सकती हैं। दूसरा, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा, कौन से मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं, कहीं शिप यूज हुआ होगा, कहीं पे फाइटर जेट यूज हुआ होगा, तो वो चीज इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, ओके। एयर मार्शल साधना एस नायर, चलो यहाँ पे हाइलाइटर ऑन कर लेते हैं। ये बहुत इंस्पायरिंग लेडीज है। एयर मार्शल साधना नायर ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज हैं। कमांडर प्रेरणा दियोस्थली इंडियन नेवी की पहली कमांडिंग ऑफिसर इंडियन नेवल शिप त्रिंकट की। सालिजा धामी ये पहली वुमेन है जो कि एक कॉम्बैट यूनिट संभालेंगी एयरफोर्स का। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा पहली एयरफोर्स ऑफिसर जिनको गैलेंट्री मेडल मिला है। शिवा चौहान सियाचिन में डिप्लॉयड है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड। सुरभि झाकमोला, कैप्टन सुरभि झाकमोला ये पहली वुमेन ऑफिसर है जिनको BRO के फॉरेन असाइनमेंट के लिए भेजा हुआ है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पढ़ी। अब मुझे फटाफट से ये बताओ, स्क्वाड्रन लीडर का इंडियन आर्मी के अंदर इक्विवेलेंट रैंक क्या है? फटाफट से, ना बैक करना है ना गूगल करना है, कितना याद है मुझे बताओ। स्क्वाड्रन लीडर का इक्विवेलेंट इन इंडियन आर्मी। ठीक है, ओके। मनीषा पढ़ी ये पहली ऑफिसर है जिनको ADC टू गवर्नर ऑफ मिजोरम बनाया गया है। शी इज फर्स्ट वुमेन हु इज गवर्नर, ADC टू गवर्नर। ओके। कर्नल गीता राणा ये पहली वुमेन ऑफिसर हैं जो इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप संभालेगी लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया में, जहां पे चाइना का खतरा हमेशा रहता है। ओके। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ये पहली फाइटर पायलट रही हैं, वुमेन फाइटर पायलट रही हैं, बट इन्होंने वापस से हिस्ट्री में अपना नाम दर्जा दिया है कि इंटरनेशनल वॉर गेम्स में ये पार्टिसिपेट करेंगी, वीर गार्जियन में, दैट इज विद जापान, तो इसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट लेडीज हमें याद रखना जरूरी है यूनिफॉर्म से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स पद्मा बंदोपाध्याय, ईयर देखते रहना। ठीक है, फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें पुनीता अरोरा। एक और बात ध्यान रखना, ये लेफ्टिनेंट जनरल के साथ साथ नेवी की वाइस एडमिरल भी रही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है मेडिकल कोर की, और मेडिकल कोर में इंटर सर्विसेज ट्रांसफर्स होते हैं, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज लेफ्टिनेंट जनरल ऑल्सो एंड शी वॉज वाइस एडमिरल ऑल्सो। पुनीता अरोरा पहली वुमेन जो कि जिन्होंने सोलो फ्लाई करा हुआ है वो है हरिता कौर दियोल। पहली वुमेन फाइटर पायलट मोहना सिंह। ओके। पहली वुमेन जिन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया हुआ है दैट इज प्रिया जिंगम। पहली वाइस एडमिरल आई टोल्ड यू द सेम पुनीता अरोरा। पहली वुमेन जिनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला हो OTA में दिव्या अजित कुमार। पहली वुमेन जो कि इंडियन रिपब्लिक डे के परेड में एडजुटेंट बनी है तानिया शेरगिल। ठीक है, ओके। मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें, इन सबको आप देख लेना, आई एम नॉट कवरिंग योर, क्योंकि आप इट विल टेक अ टाइम। याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। याद ऐसे करना है कि देखो, आप कंफ्यूज होंगे मित्र शक्ति में, आप कंफ्यूज होंगे हरिमाऊ शक्ति में, आप कंफ्यूज होंगे शक्ति में भी, जो मुझे अभी नहीं दिख रही है शक्ति नहीं दिख रही यार मेरे को।
बट ठीक है, देर इज़ एन एक्सरसाइज नोन एज शक्ति। तो इन सब में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे डेजर्ट साइक्लोन हो गया और नॉर्मल साइक्लोन एक्सरसाइज हो गई, है ना। नॉर्मल साइक्लोन एक्सरसाइज दिख रही है कहीं? चलो हाँ ये रही। अब क्या ही कमेंट करोगे, मत करो, छोड़ो, कितना ही कमेंट करोगे आप, अभी तक जितना बोला है उतना ही कर दो तो सही है। ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस में दिक्कत होंगी, ठीक है। इसको हम करंट अफेयर्स में और डिटेल में करेंगे क्योंकि वही ज़्यादा पूछने में आती है ना। ये ध्यान रखना, एक बार रिवाइज कर लेना, दोबारा से हम इसको करंट अफेयर्स वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ रहा है समझ में? बाकी विल एंड आवर लेक्चर विद दिस नोट। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, फर्स्ट फील्ड मार्शल रहे हैं ये। अ सोल्जर्स हार्ट व्हेन फेसिंग डेंजर मस्ट नॉट वेवर, हिज ड्यूटी इज हिज गाइडिंग स्टार। ये मैसेज उस दिन याद रखना जब एग्जाम में 10 दिन बाकी होंगे। ये मैसेज तभी भी याद रखना जब 5 दिन बाकी होंगे। ये मैसेज एक दिन पहले भी याद रखना एग्जाम के, इवन एग्जाम के दिन भी याद रखना कि यू आर अ सोल्जर, योर हार्ट मस्ट नॉट वेवर व्हेन यू आर सीइंग डेंजर। जब आपको लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, जब आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आपने पढ़ा था, डू वॉट इज रिक्वायर्ड, ऑलवेज डू वॉट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। डर लग रहा है, क्या डरना जरूरी है अभी, या पढ़ाई करना जरूरी है? अपने आप को चॉइस दो, कॉन्शियसली चॉइस दो। क्या अभी मैं दूसरे बच्चे को देख रहा हूं जिसे सब आता है और मुझे पढ़ने के बावजूद कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो व्हाट शुड आई डू? शुड आई जस्ट गो आउट? शुड आई सिट एंड cry about it? Or should I devise more smarter plan, a more smarter timetable, a practical timetable, और genuinely मैं उसको पढ़ूं? क्या करना चाहिए हमें? ठीक है, फिलहाल तो आपको रिमाइंडर ऑन करना चाहिए। समझ आ गई बात? ठीक है, यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं हम। फटाफट से जाके इसमें रिमाइंडर ऑन कर दो, फ्राइडे 8 PM, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सबका आंसर दे दो। और उसके अलावा एनी सजेशन फॉर मी, एनी करेक्शन फॉर मी, एनी अप्रिसिएशन फॉर मी, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।